राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओपी हिंदी क्लासेज में। मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हिंदी व्याकरण की कक्षा के अंदर पिछले जो वीडियो हमने बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी उसकी सराहना की, काफ़ी अच्छा लगा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो आपके परीक्षाओं में आने वाली समस्याओं को दूर करना है। मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, ट्रिक्स के माध्यम से आप लोगों को बताता रहूँगा। और जो अपनी व्याकरण की 1, 2, 3 कक्षाएँ हुई हैं, आप लोगों ने उससे खूब सराहा है। आज की कक्षा में हम बात करेंगे स्वरों के विभाजन की। पिछले वीडियो में भी शेष स्वरों का विभाजन चल रहा था, उसमें एक जो पहला विभाजन था उच्चारण काल के आधार पर, वो हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो ध्यान देना मित्रों, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का जो विभाजन होता है वो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। पहले नंबर पे है आपके मूल स्वर। पहले नंबर पे क्या है? मूल स्वर। दूसरे नंबर पे क्या है? आपके संधि स्वर। ठीक है, यहां से आपके 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं, और वो कौन कौन से हैं उसके लिए आपको वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहना है, देखना है। अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ बेल आइकन को यानी घंटे वाले बटन को भी आपको दबाना है, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जाए। जैसे अपने अगला वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास सूचनाएं, और आप उसे वंचित नहीं हो। और इसे साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, लाइक भी करना है यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। और इसी के साथ में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जैसे ही हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता है, तो जो बिंदु यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वो बिंदु आप पहले जैसे किताब में पढ़ लो, या फिर चैनल, और भी जो चैनल हैं जहाँ पे आपको हिंदी की कक्षाएं मिल रही हैं, वहाँ से एक बार उनको देखो। फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप देखो, फिर दोनों में क्या करो? तुलना करो। फिर जैसे कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दबाव में आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं ये आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि कम से कम 10-15 किताबों का सार मैं आपके सामने यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि आपको जैसे कि ज़्यादा किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो परीक्षा उपयोगी बातें हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब यहाँ पे जैसे कि दूसरे नंबर का जो विभाजन है आपका, वो है कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन या वर्गीकरण कितने भागों में बांटा जाता है? तो ध्यान देना मित्रों, 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। पहले नंबर पे आपके पास आते हैं, एक नंबर पे आएगा क्या? मूल स्वर। एक नंबर पे क्या आएगा? मूल स्वर। अब ध्यान दो मित्रों, सबसे पहले तो मूल स्वर कहते किसे हैं? तो मूल स्वर किसे कहेंगे? ऐसे स्वर जिनकी रचना स्वयं में हो या फिर अपने आप में हो, या आप उसे कह सकते हैं कि जिन स्वरों की रचना किसी अन्य स्वर के योग से नहीं होती है, उन्हें मूल स्वर कहा जाता है। और परीक्षाओं में ध्यान देना, इनकी संख्या आपसे पूछी जाती है, तो संख्या के आधार पर यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर जो मूल स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो ये आपके जैसे कि 4 स्वर हैं। पहले नंबर पे आएगा ए, फिर आएगा आपका ई, ऊ और री। ये 4 स्वर आपके क्या है? उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वरों के अंदर शामिल किए जाते हैं। उसके बाद में जैसे कि दूसरा जो आपका विभाजन है वो है संधि स्वर। क्या है? संधि स्वर। दूसरे नंबर पे आपका क्या आएगा? संधि स्वर आएगा। संधि स्वर से तात्पर्य क्या होता है मित्रों? संधि स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनकी रचना 2 स्वरों के मध्य संधि करने से होती है। किनसे होती है? संधि करने से होती है। मूल स्वरों में कोई संधि नहीं होती है, जबकि आपके इन 4 स्वरों के अलावा जो स्वर बच चुके हैं 7, वो हमेशा संधि के योग से ही बनते हैं। उनमें किसी न किसी संधि का नियम लागू होता है, वो 2 स्वरों को मिलाने से ही बनते हैं। अब देखो वो कौन कौन से हैं आपके। तो पहले नंबर पे आएगा आ, ई, उ,
ए, आई, ओ और औ। ये जो 7 स्वर हैं आपके, ये संधि स्वर कहलाते हैं मित्रों। क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। अब ध्यान देना, यहां तक आपके जो प्रश्न बन रहा है, ये वाला प्रश्न महत्वपूर्ण बन रहा है। यहाँ पे आपकी संख्या बार बार पूछी जाती है। आप पीछे वाले जैसे कि हिंदी के पेपर उठा के देखो एक बार, एलडीसी का देख लो, शिक्षक भर्ती का देख लो, सेकंड ग्रेड का देख लो, या फिर जैसे कि कृषि सुपरवाइजर का किसी का भी आप उठा के देख लो, जिसमें व्याकरण के जैसे कि वर्ण विचार के बिंदु है, वहां से ये प्रश्न आपके पास लगभग पूछा ही जाता है। इसके अलावा जैसे कि दूसरा जो प्रश्न बनने की संभावना होती है वो ये होती है कि निम्न में से संधि स्वर कौन सा है और निम्न में से मूल स्वर कौन सा है, तो वो आपके सामने है बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है जो आपको किताब में नहीं मिलती है, ठीक है, वो बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपकी ये जो संधि स्वर है इनका पुनः उपविभाजन होता है। क्या होता है मित्रों? पुनः इनको बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है मित्रों? 2 भागों में बांटा जाता है। पहले नंबर पे देखो आपके क्या होंगे। 1 नंबर पे समान स्वर, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं सम संयुक्त स्वर। क्या कह सकते हैं? सम संयुक्त स्वर, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं सजातीय स्वर। सम संयुक्त स्वर या फिर सजातीय स्वर। दूसरे नंबर पे आपकी जो वर्गीकरण है, उपविभाजन है इनका, वो है आपका कौन सा? विषम संयुक्त स्वर, या फिर इन्हें कहा जाता है विजातीय स्वर। क्या कहा जाता है मित्रों? विजातीय स्वर। ठीक है, अब यहां पे देखो जैसे कि सम संयुक्त स्वर तो कौन कौन से हैं इन 7 में से, और विषम संयुक्त कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि सम संयुक्त क्या होते हैं और विषम संयुक्त क्या होते हैं। जब किसी स्वर की रचना समान स्वर के योग से हो, यानी कि खुद के मेल से ही हो, स्वयं के मेल से ही हो, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? समान स्वर कहेंगे, सम संयुक्त स्वर कहेंगे। और अगर 2 अलग अलग जाति के स्वरों के योग से किसी स्वर की रचना हो रही है तो वह आपकी विजातीय या विषम संयुक्त स्वर कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे कि सजातीय या फिर सम संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, तो ये आपके 3 हैं। आ, पहले नंबर पे कौन सा आएगा? आ की रचना कैसे होती है मित्रों? ए और ए के मध्य संधि करने से। दूसरे नंबर पे है आपका दीर्घ ई, इसकी जो रचना होती है वो होती है ई और ई के मध्य संधि करने से। फिर आता है आपका ऊ की रचना होती है ऊ और ऊ के मध्य संधि करने से। यहाँ पे मित्रों आपकी दीर्घ संधि का नियम लागू हो रहा है। दीर्घ स्वर संधि के योग से इन 3 की रचना हो रही है। यहाँ पे आप ए और ए दोनों क्या हैं? समान हैं, एक ही जाति के हैं, इसी कारण इनको सजातीय या फिर सम संयुक्त कहा जाता है। और जो आ बना है ये भी क्या कहलाएगा? आपका इसी जाति का कहलाएगा, इसी जाति का कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके जैसे कि लघु स्वर हो जाएंगे, ये आपका दीर्घ स्वर बन जाएगा। यहाँ पे देखो विषम संयुक्त में देखो मित्रों 4 स्वर आपके बच चुके हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पे ए की जो रचना होती है वो होती है ए और ई के मध्य संधि करने से। दूसरे नंबर पे आता है आई की जो रचना होती है वो होती है ए और ए के मध्य संधि करने से। फिर आता है आपका ओ की जो रचना होती है वो होती है ए और ऊ के मध्य संधि करने से। फिर उसके बाद में आपका आता है औ। चौथे नंबर पे क्या आता है? औ की जो रचना होती है वह होती है ए और ओ के मध्य संधि करने से। तो ये 4 स्वर तो आपके क्या कहलाएंगे? विषम संयुक्त या फिर विजातीय स्वर कहलाएंगे। और यहाँ पे ये आपके 3 क्या कहलाएंगे? सम संयुक्त या फिर सजातीय स्वर कहलाएंगे। इसके अलावा जैसे कि आपके पास जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दूसरे नंबर का, 1 नंबर का प्रश्न मैंने आपको ये बताया मूल स्वरों की संख्या। दूसरे नंबर का प्रश्न जो बनता है वो बनता है संयुक्त स्वरों की संख्या। संयुक्त स्वरों की संख्या आपसे पूछ ली जाती है कई बार, तो आपको क्या बताना है? ये 4 बताने हैं। कितने बताने हैं? 4 बताने हैं। अर्थात संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी बतानी है? 4 बतानी है। अब कई विद्यार्थियों के या कई विद्वान मित्रों के थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि संयुक्त स्वर तो अपने 7 हैं, फिर आप 4 क्यों बता रहे हैं? कई बार ऑफलाइन कक्षाओं में भी ये समस्या आती है। तो ध्यान देना मित्रों, यहाँ पे देखो ये एक ही जाति के हैं। आप जैसे कि पानी के अंदर पानी मिलाओ या दूध के अंदर दूध मिलाओ तो आप उसे मिश्रण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद का ही मेल हुआ है, एक ही जाति का हुआ है।
लेकिन यदि आपने दो असमान का मेल किया है तो उसे आप मिश्रण कह सकते हैं। यहाँ पे देखो दोनों समान है, इस कारण ये संयुक्त नहीं कहलाएगा, ये असमान है इस कारण ये क्या कहलाएगा, आपका संयुक्त कहलाएगा। तो दूसरा आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है मित्रों, संयुक्त स्वरों की संख्या आपसे पूछ ली जाए। ठीक है, तो ये जो इतनी बात मैंने आपको बताई ये आपके समझ में आई हो तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि भविष्य में ये आपके काम आने वाली है। इसके अलावा जैसे कि कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की आपकी कोई दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है या फिर आप यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स के माध्यम से ये मुझे बता सकते हैं कि हमारी इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो मैं उसको जैसे कि दूर करने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा जैसे कि इनमें से एक प्रश्न आपका और बनता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगला प्रश्न कौन सा बन रहा है। गहराई का प्रश्न है, और जो ध्यान रखना सीधा प्रश्न गहराई का होता है उसमें गलतियां होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं और अक्सर विद्यार्थी उसमें गलती कर भी बैठते हैं, क्योंकि उसको वो क्या मानते हैं कि ये तो सरल प्रश्न पूछ लिया। अधिकांशतः परीक्षा देकर जब बाहर निकलते हैं तो एक ही बात सबकी जुबान पे होती है कि हिंदी का पेपर तो बहुत सरल था भाई, लेकिन जब वास्तव में जब रिजल्ट आता है, नंबर अपने को पता चलते हैं, तो ध्यान देना सबसे कम नंबर हिंदी में आते हैं, क्योंकि जिसको अपन सरल समझ बैठते हैं वो ही हमारे लिए कठिनाई पैदा कर देता है। अब यहाँ पे मित्रों जैसे कि मैं आपके सामने प्रश्न दूं कि निम्न में से दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है, बहुत ही सरल प्रश्न है। निम्न में से दीर्घ स्वर है, आपके पास ऑप्शन तैयार हो गए। एक नंबर पे हो गया ए, दूसरे नंबर पे हो गया आपके पास आ, तीसरे नंबर पे हो गया आपके पास ए, और चौथे नंबर पे आपके पास हो गया क्या, री हो गया। अब यहां पे देखो कि आपके पास सबसे पहले दिमाग में तो ये बैठेगी कि ये तो प्रश्न ही गलत है, रेट लगा दो इसके ऊपर। तो क्यों लगा दो, क्योंकि ये दो तो क्या आ गए, लघु स्वर आ गए आपके, लेकिन ये क्या है आपके दीर्घ है, दोनों ही क्या है, दीर्घ है। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, उच्चारण काल के आधार पर ये दोनों दीर्घ है, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर आपका केवल आ क्या है, दीर्घ है। क्यों है, क्योंकि उत्पत्ति में संधि के द्वारा ये बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखो दीर्घ संधि किसमें लागू हो रही है, आपकी ए में या आ में। तो यहाँ पे आ की रचना आप देख सकते हो दीर्घ संधि के योग से हो रही है। ये तो क्या है आपका गुण स्वर है, ये तो क्या है गुण स्वर है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर जो होगा वो क्या माना जाएगा, आ माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखो आप जैसे कि आपसे पूछ ले कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं या किस विकल्प में सभी स्वर दीर्घ हैं। तो आपके पास ध्यान देना, यहाँ पे संधि स्वरों के अंदर इन तीन स्वरों को तो क्या माना जाता है, दीर्घ स्वर माना जाता है। दीर्घ स्वर कौन कौन से होंगे आपके, आ, ई और उ, आ, ई और ओ। इसके अलावा जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए गुण स्वर कौन कौन से हैं, तो गुण स्वर आपको बताने हैं। इनमें से देखो गुण संधि, आपको ये देखो कि गुण संधि किस में हो रही है आपके, एक तो ए में हो रही है और एक आपके ओ में हो रही है। तो ए और ओ ये आपके क्या कहलाएंगे मित्रों, गुण स्वर कहलाएंगे। तीसरे नंबर पे आपसे पूछ लिया जाए वृद्धि स्वर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखो आपके आई और औ के अंदर वृद्धि स्वर संधि हो रही है, तो आप इनको क्या बता सकते हो, आई और औ को क्या बता सकते हो मित्रों, वृद्धि स्वर बता सकते हैं। ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये आपके बहुत काम आने वाला है और यहाँ से परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अब उस समय जैसे कि एक ही चीज़ दिमाग में होती है कि ये तो प्रश्न ही गलत है, लेकिन प्रश्न गलत नहीं है, सामने वाला जो पूछ रहा है वो गहराई से पूछ रहा है, वो आपको बताएगा नहीं कि उत्पत्ति के आधार पर या संधि के आधार पर इनमें से दीर्घ कौन सा है। वो आपको सीधा पूछेगा कि दीर्घ कौन सा है, गुण कौन सा है और वृद्धि कौन सा है। तो इनमें से किस स्वर की रचना किस संधि के योग से हो रही है या कौन सी संधि का नियम लागू हो रहा है जिसके कारण उसकी रचना हुई है, तो उसके आधार पे ये आपके क्या बन जाएंगे, दीर्घ, गुण और वृद्धि स्वर बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपका स्वरों का जो विभाजन था उत्पत्ति या संरचना के आधार पे वो पूर्ण हुआ। मैं आशा करता हूँ आपके ये जैसे कि समझ में आया होगा। अगर जैसे समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें। इसके अलावा जैसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।
जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, वो बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है, जो सूचना है, वो आप तक जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए, सबसे पहले आपके पास सूचना है। अब देखो अगला वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, वो होगा आपका जिह्वा की सक्रियता या फिर प्रयत्न स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? जिह्वा की सक्रियता, जिह्वा की सक्रियता या फिर आप इसके कह सकते हैं प्रयत्न स्थिति, प्रयत्न स्थिति, या फिर आप इसे कह सकते हैं क्रियाशीलता, क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जिह्वा की सक्रियता, प्रयत्न स्थिति या फिर क्रियाशीलता। बात शब्द कोई सा डाले, बात एक ही है कि अपनी जो जिह्वा है उसका कौन सा भाग अधिक सक्रिय है या फिर क्रियाशील है, या फिर जिह्वा को किस अंग को, किस भाग को अधिक प्रयत्न करना पड़ रहा है, उस आधार पे आपके 3 होंगे। पहले नंबर पे होगा आपका अग्रस्वर। पहले नंबर पे कौन सा होगा मित्रा? अग्रस्वर होगा। दूसरे नंबर पे होगा आपका कौन सा? मध्य स्वर होगा। और तीसरे नंबर पे आपका होगा पश्च स्वर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 विभाजन मैंने आपको बताए हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब इनमें से भी आपके पास परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न बिल्कुल सीधा सा होता है। हिंदी के अंदर जो प्रश्न होते हैं बहुत ही सरल होते हैं। ठीक है, कभी भी आप जैसे कि हिंदी का पेपर उठा के देख लेना, वो प्रश्न आपको बहुत सरल लगेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो थोड़े से कठिन बन जाते हैं। वो क्यों बन जाते हैं? क्योंकि कन्फ्यूजन वाली स्थिति होती है। ये पुस्तक ये बात बता रही है, दूसरी पुस्तक ये बात बता रही है। आप किताबें उठाकर देख लेना, यहाँ पर भी आपको अलग अलग पुस्तकों के अंदर, अलग अलग गाइडों के अंदर आपको भ्रांतियाँ मिल जाएंगी। यहाँ पे जो मैं वर्गीकरण आपको बताऊंगा वो मानक बताऊंगा, एनसीईआरटी के अनुसार बताऊंगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार बताऊंगा। इसके अलावा प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो पूछा जाता है उसके अनुसार मैं यहाँ पे बताऊंगा, ताकि आपका जैसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। अब ध्यान दो, जैसे कि सबसे पहले अग्रस्वरों की बात की जाए तो अग्रस्वरों में आपका आएगा ई, ए और आई। इसके अंदर जिह्वा का आगे वाला जो भाग है वो अधिक सक्रिय होता है। तो इन 4 स्वरों को क्या माना जाता है? आपके अग्रस्वर माना जाता है। या आपके क्या कहलाएंगे? अग्रस्वर कहलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मध्य के अंदर आपसे पूछ लिया जाए तो मध्य में आपको एक ही बताना है, और वो होगा आपका कौन सा? ए। मध्य में कौन सा होगा? ए होगा। इसके अलावा यदि पश्य की बात की जाए तो पश्य में आपका होगा आ के अलावा जैसे कि मित्रों क्या होगा? दिमाग लगाओ, कौन कौन से बच रहे हैं? ऊ, दीर्घ ऊ, ओ और औ। यहां पे देखो जैसे कि मैंने आपके 10 स्वर बताए हैं। ई, ए, आई आपके अग्रस्वर होंगे, ए आपका मध्य होगा, और पश्य में आपका आ, ओ और औ होगा। यहां पे ध्यान से देखो, एक स्वर गायब है। वो स्वर कौन सा है? री। कौन सा है? री। यानी कि जिह्वा की सक्रियता के आधार पे री को इस वर्गीकरण में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अब क्यों नहीं किया जाता है इसका कारण मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। क्योंकि री का उच्चारण करते समय जिह्वा की संपूर्ण इस भाग जो है या फिर पूरी जिह्वा जो होती है वो एक साथ सक्रिय होती है, क्रियाशील होती है। अब आपके पास जो कंफ्यूजन वाला प्रश्न है वो ये है कि कई जगह पर कई विद्वान जो हैं अपने वो आ को किस में बिठा के रखते हैं? मध्य में रखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास प्रश्न आ गया, निम्न में से मध्य स्वर है, मध्य स्वर है। प्रश्न बन गया आपके पास मध्य स्वर है। ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, आ, यहाँ पे आ गया ए, यहाँ पे आ गया ई, और यहाँ पे आ गया री। ये आपका पहले नंबर का विकल्प, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, और ये हो गया आपका 4 नंबर का विकल्प। ठीक है मित्रों, अब ध्यान से देखो, मध्य स्वर आपका ए है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है?
ए को सही बताना है। किसको सही बताना है? ए को सही बताना है, क्योंकि ए आपका क्या है? मध्य स्वर है। लेकिन यहाँ पे देखो विकल्प में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, रट्टा मार के हम जा रहे हैं लेकिन सामने वाले ने उल्टे तरीके से पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे उसने जैसे आ के स्थान पे डाल दिया, क्या? ओ डाल दिया। अब सबसे पहली जो बात दिमाग में बैठेगी, अरे भाई इसमें देखो जैसे कि ए मध्य है लेकिन ए तो विकल्प में है ही नहीं। और सीधी सी बात है, जैसे कि चोर की टांग पकड़ो, यानी कि सीधा सजाओ कोर्ट में और रिट लगा दो, और बाद में क्या होगा? पैसा खर्च होगा, समय खर्च होगा, होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि सामने वाला अपना उत्तर मानेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसने % डाला है तो कुछ सोच के ही डाला है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब आपसे मध्य स्वर पूछा जाए और मध्य स्वर में जब विकल्प में ए नहीं हो, जब विकल्प में ए नहीं हो तब आपका आ सही माना जाएगा। लेकिन जब तक ए रहेगा तब तक ए को ही बताना है। आपने जैसे राजस्थानी में एक कहावत सुनी होगी कि न मामा हूं काणो मामू चोखो, तो वो स्थिति यही है। आपका आ क्या है? काणा मामा जी है। यहाँ पे जैसे कि जब तक ए रहेगा तब तक वो मध्य में है, और जब तक ए नहीं है तब तक वो क्या है? पश्चिम में है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप विकल्प के आधार पे आपका जो आ है ये मध्य में भी शामिल होता है और पश्चिम में भी शामिल रहता है। तो ये गड़बड़ आपको नहीं करनी है। पहले नंबर की वरीयता ए को देनी है और दूसरे नंबर की वरीयता किसको देनी है? आ को देनी है। अगर विकल्प में ए नहीं हो तो आप आ को बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।